हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म करवा दिया गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डील कर दिए गए हैं। और यदि आप एपी जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है सारे टाइप को अगर पढ़ लेते हैं तो एपी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ऑब्जेक्टिव में। जैसा कि प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव से 10 से 12 क्वेश्चन आया हुआ है, तो यदि सेम फिर से रिपीट करता है तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हाथों में होंगे। ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर आज मैं क्लास 10th का जो वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब चैप्टर पहला पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग, मुझे आशा है कि ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाना है तो वास्तविक संख्याओं को, जो वास्तविक संख्याओं के अंदर संख्याएं आते हैं, उन संख्याओं को मैं आपको ब्रीफली समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको सभी संख्याओं के बारे में नॉलेज होगा। तो आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगे। तो पहला जो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो गिनती किए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी जो हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मैं ज़्यादा लिखने का प्रयत्न नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस है आपको सभी संख्याओं के बारे में बताना। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे। ये सभी क्या हुए? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, और इसे हम W से डिनोट करते हैं। तो 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो ये 0 के साथ स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो यहाँ एक बात पॉइंट करने वाली है कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं समाहित होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। 0 से स्टार्ट होगा और बाकी जो आप देखेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या ही लिखा हुआ है। तो 0 के साथ प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं शब्दों में लिख सकता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और समय का अभाव है और मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाना है। तो ऐसा ना हो कि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप वहाँ क्वेश्चन करें कि हाँ ये नंबर कौन सा होता है। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको सभी नंबर्स की जानकारी दे रहा हूँ और इसे आप ध्यान से समझें। तीसरा संख्या है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। इसे हम I से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याएं ये धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की होते हैं और इसलिए इसे हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं -3 -2 -1। तो ये हो गया क्या? ऋणात्मक पूर्णांक।
और 1 2 3 4 ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, इसके दो टाइप्स होते हैं। आशा है मुझे आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। ये तो और भी इसको ज़्यादा डील किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको शॉर्टकट में हम समझा दिए हैं कि हाँ पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इसके कौन कौन से दो पार्ट हैं। ठीक है, चलते हैं चौथी संख्या पर, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स हम सीधा लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए 1/2, 3/4, 5/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है परिमेय संख्या भी आपको शॉर्टकट में समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √5, √7, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा, यदि √4 हो, यदि √4 हो तो ये परिमेय संख्या होगा। क्यों, बता दें, √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ये रूट के फॉर्म में जब होता है तो विद्यार्थियों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो मैं आपको बता दूं क्लियर रूप से, परिमेय संख्या वही होंगी जो P/Q के रूप में होंगी, और भिन्न के निम्नतम रूप में, मतलब वो जितना टूटना चाहे जिसको तोड़ के अंतिम रूप तक लाया जा सकता है, वही परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ जैसे कि अगर मैं √8 √8/7 भी लिख दूँ, √8/7 भी लिख दूँ, तो भी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये अपरिमेय ही संख्या होगी। क्यों, क्योंकि √8 जो है ये अपरिमेय को दर्शाता है, क्योंकि इसका जो है हम सिंपल फॉर्म में लेके नहीं लिख सकते हैं, सिंपल भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको, मुझे आशा है कि ये जो है पूरा तरह से समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या अंतर है। और यदि अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है और अपरिमेय संख्या कौन सा है।
चलते हैं छठे संख्या पे, जो है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इसको हम सीधा सा समझ रहे हैं, सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह आगे चलते चला जाएगा। तो इनमें से कोई भी संख्या जो क्या हो, पेयर में हो, क्या हो, पेयर में हो। जैसे देखिए 2 क्या है, जोड़ा है, 4 भी क्या है, जोड़ा है, 6 भी क्या है, जोड़ा है। जो पेयर में रहते हैं वो ही सम संख्या होते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इन संख्याओं का योग, अगर इन संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होती है, और इन संख्याओं का घटाव भी जो है सम संख्या ही होगा, और इन संख्याओं को आपस में गुना भी करेंगे तो भी सम संख्या होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 2 जोड़ 4 कितना आया, 6। 6 क्या है, सम संख्या ही है। दूसरा देख लेते हैं 8 माइनस 6 क्या आया, सम संख्या ही आया। और देख लेते हैं तीसरा 4 गुना 2, 4 दूना 8 क्या आया, सम संख्या ही आया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में लिख भी सकता है क्वेश्चन कि 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग कौन सी संख्या होगा। वहाँ दे देगा विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका आंसर क्या होगा, सम संख्या ही होगा। उसी तरह गुना का भी क्वेश्चन बना सकता है, तो वो भी क्या होगा, सम संख्या होगा। घटाव का भी बना सकता है, वो भी क्या होगा, सम संख्या ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 एक्स्ट्रा। मतलब ये हुआ कि यहाँ देख रहे हैं सम संख्या जो 2 से विभाजित हो सके, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसे विषम संख्या बोलेंगे। क्लियर। तो मुझे आशा है अभी तक आपको 7 संख्याएं बताया गया है और वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं भी आए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट करेंगे और आपको अच्छा तरह से फिर से दोबारा समझा करके सिर्फ वही समझा दिया जाएगा और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि आगे चलता जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये 2, 3, 5, 7 आगे इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब सारा मिक्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं या खुद से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 को हम सिर्फ 2 से ही भाग दे सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, या 2 को 1 से ही विभाजित या भाग दे सकते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये कंसेप्ट रखना है क्लियर रूप से कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। मुझे आशा है आपको क्लियर रूप से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं
नौवां क्वेश्चन पे, नौवां क्वेश्चन नहीं, नौवां संख्या जो है सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब देखिए यहाँ भी मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ये 2, 3, 5, 7, 9, 11 सर ने कैसे लिख दिया? आपके दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स वह होते हैं जहां क्या कहते हैं, दो अंकों या दो संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समावर्तक 1 हो। आप देख सकते हैं 2 और 3 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। 5 और 7 क्या होगा? 1 होगा। 9 और 11 का क्या होगा? 1 ही होगा। और महत्तम समावर्तन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो आप जान ही रहे हैं कि कैसे निकालना है। नहीं भी जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा वहाँ आपको अच्छा से समझाऊँगा। यहाँ थोड़ा जगह का कमी है इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब समझा रहा हूँगा तो उस टाइम पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। भाज्य संख्याएं, अब यहाँ देखिए भाज्य संख्याएं, यहाँ भी आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर, इसमें आपको सिर्फ एक ही संख्या है जो सम संख्या होती है, वो है पहला प्राइम नंबर, वो है पहला अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या। सिर्फ यही जो है आपको सम होगा, सम संख्या होगा, बाकी सब आगे विषम ही संख्या मिलेगा आपको। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वहाँ दे देगा ऑप्शन 2, 3, 5, 7, 9 या जो भी है 11 सब दे देगा, पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ आपको पता चल गया कि एक ही है ऐसा जो सम अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या में तो यहाँ 4, 6, 8, 10 मैंने लिख दिया है। क्या आपको पता है क्यों लिखा? आपको तो पता होगा नहीं अभी, अगर आप पहले भी पढ़े होंगे तो हो सकता है कि सही से समझे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझाया जा रहा है। और आप, मुझे आशा है कि जितना भी मैंने अभी समझाया है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ भी हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। अब देखिए भाज्य संख्या जो मैंने लिखा है तो वो मैंने क्या कहते हैं, सीधा 1, 2, 3 नहीं लिखा, 1, 2, 3 नहीं लिखा, सीधा मैंने 4 से शुरू किया है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स में मैंने 1, 2, 3 नहीं लिखा, सीधा 4 से शुरू किया है। इसके पीछे अब जो रीज़न है मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो क्या, एक से बड़ी, एक से कम से कम, एक से बड़ी और एक से बड़ी, यहाँ देखिए एक से बड़ी और स्वयं से जो है एक से तो बड़ी होना चाहिए, कम नहीं, कम से कम एक ऐसी बड़ी संख्या, स्वयं से तो हो ही जाता है,
स्वयं से तो हो ही रहा है, जैसे 4 से सभी हो ही जाएगा, लेकिन स्वयं के अलावा कम से कम एक से बड़ी संख्या से विभाजित हो। आपको यहाँ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं यहाँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जो आपको पूर्ण रूप से दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, स्वयं से तो लगती ही हो, तो 4 जो है, 4 ये स्वयं से तो विभाजित तो होगा ही, ठीक है, स्वयं से क्या होगा, विभाजित होगा ही। उसके बाद 1 से भी होगा ही। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से, अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो रहा है, जो 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो रहा है, और जो कम से कम 1 से बड़ी संख्या से विभाजित हो, 1 से बड़ी। तो अब यहाँ देखिए इस 4 को क्या हम 2 से विभाजित कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कम से कम 1 बड़ी से विभाजित तो हो गया, तो इसका मतलब है 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप मान लेते हैं 3 लीजिए। अब देखिए क्या जो मैंने टर्म्स और कंडीशन इसके लिए बोला वो फिलफिल हो रहा है? नहीं होगा। 3 से विभाजित है, 3 1 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 1 से विभाजित होगा, लेकिन 3 क्या कहते हैं, 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या 1 से बड़ी से विभाजित, कम से कम 1 से बड़ी जो है कम से कम 1 संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ 2 से नहीं होगा, तो स्वयं से तो वो तो पहले बोल ही दिए, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। तो मुझे आशा है ये कंसेप्ट आपको पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि यहाँ 4 से क्यों लिखे हैं। देख लीजिए भाज्य संख्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्योंकि भाज्य संख्या में विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये 4 से ही शुरू क्यों होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्लियर रूप से वैसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो, 1 से भी स्वयं से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, और कम से कम 1 से बड़ी संख्या से विभाजित हो। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हुआ, खुद से विभाजित हुआ, 1 से विभाजित हुआ, और कम से कम 1 से बड़ी से भी विभाजित हो गया। लेकिन यहाँ 3 नहीं हुआ। अब 2 भी नहीं लिखे हैं तो उसको भी दिखा देते हैं। 2 स्वयं से विभाजित हो रहा है, 2 1 से विभाजित होगा, और देखिए 2 क्या 3 से होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो है भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। 1 तो मान के चलिए 1 से तो होगा ही नहीं, जब 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, 3 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी तरह 1 को भी फॉलो नहीं करता है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, इसे दिमाग में हमेशा रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 क्या भाज्य संख्या होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या 1 अभाज्य संख्या होगी? फिर आपका आंसर क्या होगा? नहीं। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। मुझे आशा है ये आपको भाज्य संख्या क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। 10th क्लास में ये 1 से लेकर 10 संख्या जो है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट
है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ये काल्पनिक संख्या है, ये इसका आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। तो काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। तो सभी यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनिएगा। सभी ऋणात्मक वर्ग वास्तविक संख्या होती है। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिए। वास्तविक संख्या सभी ऋणात्मक वर्ग, मतलब -2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -4 नहीं 4 होगा। तो वास्तविक संख्या आया 4, क्योंकि वास्तविक संख्या है 1 2 3 4 ये सब। तो सभी ऋणात्मक वर्ग वास्तविक संख्या होंगी, रियल नंबर होंगी। लेकिन यहां नोट कीजिए, यहां ध्यान दीजिए, सभी ऋणात्मक वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं होंगी, जो क्या होगी, ऋणात्मक होंगी। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा। अगर इसके ऊपर अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन क्या आएगा, -4 आएगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, सीधा समझ लीजिएगा। अंडर रूट माइनस में वैल्यू दिया हो, अंडर रूट माइनस में वैल्यू दिया हो, तो ये क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। तो मुझे आशा है कि जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको समझा दिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। और अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हाँ, तो संख्याओं के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर बनाते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या है। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घातांक या आप इसे पावर भी बोल सकते हैं, घातांक या पावर, 2 का घातांक या पावर क्या है। तो 64 का पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 64 के हम गुणनखंड बना लेते हैं। 64 को पहले 2 से लगेगा 32 बार में, फिर 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में। तो यहाँ हमको देखना है 2 जो है टोटल कितने बार आया है। 2 गुना 1 2 3 4 5 6, तो कितने बार आया है टोटल, 2 4 5, टोटल 6 बार आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6। यही 2 का पावर 6 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक या पावर क्या होगा। तो 2 का पावर 6, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह लिखा जाता है, और इसको संक्षिप्त में ऐसे लिखा जाता है 2 का पावर 6। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 6। 2 पर कितना घातांक, 6, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, क्या है।
परिमेयकरण गुणांक क्या है, जो 2023 और 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √12 में 12 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 4 तिये 12, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12। तो यहाँ ये दोनों जोड़ा बनाया तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल हो जाता है क्या, तो 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और √3, √3। तो जो ये हम लोग का बच जाता है, जैसे जोड़ा जो बनने से बच जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √3 आंसर हो गया इसका। √3 से अगर हम इसको गुना करते हैं, देखिए सेटिस्फाई हम लोग हो जाते हैं, √12 गुना √3, तो क्या हो गया, 12 तिया 36, √36 का क्या हो जाएगा, 6। तो परिमेय आप जानते हैं, परिमेय संख्या वैसी होती है जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे, तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। तो √3 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए 2020-2019 में पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। तो इसमें देखिए सीधा सा नज़र आ रहा होगा, जो स्वयं से हो और 1 से हो। 15 ऑप्शन नंबर ए देखिए, 15 स्वयं से हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बी नंबर देखते हैं, 1 से होगा और स्वयं से होगा और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शन है सी और डी, ये जो है 1 और स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी 2019-2012 में पूछा जा चुका है, हो सकता है 2025 में भी पूछ ले, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के लिए आप जान रहे हैं, भाज्य संख्या के लिए आप जान रहे हैं, सीधा सा बात है, जो यहाँ अभाज्य है उसको छोड़ के जो बचा वो भाज्य है। और भाज्य के लिए मैंने ये भी बताया था, स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और किसी 1 से अधिक संख्या से भी विभाजित हो। तो इन सभी ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में देखिए 17 स्वयं से है और 1 से है, 43 भी स्वयं से ही है और 1 से भी है, और डी नंबर 29 भी जो है 1 से है और स्वयं से विभाजित है। लेकिन सी नंबर को देखिए, ये हमारा आंसर होगा। क्यों, यहाँ देखते हैं। 27 जो है स्वयं से होगा विभाजित, 1 से भी होगा विभाजित, उसके बाद 27 किससे, 3 से भी होगा, 27 9 से भी होगा। तो 1 से कम से कम बोला गया था, 1 से अधिक किसी भी संख्या कम से कम 1 से हो, तो कम से कम ना 1, अधिक तो मान के चलिए 2 4 5 किसी से भी विभाजित हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है √10 गुना
√15 बराबर है किसके, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में भी आए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर आएगा। सॉल्व यहाँ कर रहे हैं सामने में। √10 गुना में रूट है 15, √10 गुना में 15, दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो रूट क्या हो जाता है, 15 दाही 150, 150 आया। अब ये √150 जो है इसके अंदर 150 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 150 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 तिया 15, 15, उसके बाद क्या आ रहा है देखिए, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 पंचे 150, आ गया 150। तो ये जो है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दोनों 5 को एक साथ कर ले रहे हैं, 25, 25 तिया 75 दूना 150। आप किसी तरह इसको सजा सकते हैं, इस तरह से भी सजा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ क्या है कि ये इसका पेयर बन गया, तो 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, रूट अंडर बच गया क्या, 3 दूना 6, 5 रूट 6। तो 5 रूट 6 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ हम ऑप्शन नंबर ए में ये देख रहे हैं 5 रूट 6 है, तो आपको क्लियर रूप से ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सा 96 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब ये कटेगा नहीं, या आप यहाँ इससे कर सकते हैं 3 से 1 बार में। क्लियर। तो इसको अब 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है, 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 1 5 बार हो गया, और 1 बार क्या है 3। अब यहाँ हमको ऑप्शन देखना है कि पावर के फॉर्म में है, तो हम भी इसको पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। पावर के रूप में बदलने के लिए, पावर के रूप में बदलने के लिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो 2 पर पावर हो जाएगा 5 गुना 3, तो 2 पर पावर 5 गुना 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आंसर। तो आज हमने 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के देखे हैं, वास्तविक संख्याओं के, और जितने भी टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आगामी वीडियोस में हम सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ना करना भूलें। और जितने भी आपके मित्र हैं जो भी 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।